अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना चैप्टर जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था रिसर्च मेथडोलॉजीज़ का, उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम द स्केल। इसके पहले हमने इसके वो मेथड्स और चॉइस क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो ये इसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें बताया हुआ स्केल के बारे में। स्केल मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में डिफरेंट तरह के स्केल्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें आप लोगों से सवालात पूछने में डिफरेंट स्केल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ हम रैंक करते हैं, किसी चीज़ में हाँ ना का ऑप्शन रखते हैं, किसी चीज़ में फेशियल एक्सप्रेशंस का वो रखते हैं, ठीक है। दिस इसमें लिखा टाइप ऑफ क्लोज क्वेश्चन फॉर्मेट इन विच रिस्पोंडेंट्स पुट रिस्पॉन्स एंड रैंक ऑर्डर। मतलब स्केल एक ऐसा तरीक़ाकार है जो हम क्लोज क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, जो हाँ ना, एग्री, डिसएग्री या इस तरीके चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, स्केल। और वो हमें डिफरेंट रिस्पॉन्स का एक रैंक में जवाब देता है। अब वो कैसे होता है आगे आपको जो है वो बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताया हुआ है लाइकर्ट स्केल के बारे में। लाइकर्ट स्केल क्या है? स्केल दैट यूज एटीट्यूड स्टेटमेंट्स रैंक्ड ऑन अ 5 और 7 पॉइंट स्केल। मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन या जिससे मतलब आप सवाल पूछते हैं तो उसमें जो है 5 या 7 ऑप्शन आप देते हो, जैसे एग्री या स्ट्रांगली एग्री, ठीक है, डिसएग्री, फिर स्ट्रांगली डिसएग्री या वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो 5-7 उसमें ऑप्शन देते हो, तो उसमें से वो बंदा कोई एक चूज़ कर लेता है, ठीक है। इसको हम लाइकर्ट स्केल कहते हैं। या फिर आप कहते हो कि नेवर या समटाइम्स या ऑलवेज या इस तरह का कोई आप जो है वो उनको ऑप्शंस देते हैं ना, कि आप कोई काम नहीं करते, कभी कभी करते हैं, मुसलसल करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, रोज़ाना करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उनको डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं। इस तरह के स्केल को हम कहते हैं लाइकर्ट स्केल, जिसमें आप 5 या 7 ऑप्शन देते हैं, जिसमें से कोई वो एक चूज़ करेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी चीज़ के साथ एग्री या डिसएग्री या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री या सिर्फ डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री करते हैं, तो उसमें आप कोई ना कोई फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। जैसे एग्री को आप 1 देते हो, स्ट्रांगली एग्री को आप 2 देते हो, ठीक है। फिर डिसएग्री को आप 3 देते हो, स्ट्रांगली डिसएग्री को आप 4 देते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी काउंट कर सकते हैं, जो लास्ट में आप उनके एक कैलकुलेशन निकालेंगे और आपको पता चलेगा कि उसका बेसिकली रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो ईच डिग्री इज एग्रीमेंट इज अ गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू। वही बात कि उसमें जो है वो लास्ट में आप रिस्पॉन्सेज का पूरा कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लाइकर्ट स्केल ये चीज़ होती है। फिर दूसरा है गटमैन स्केल। गटमैन स्केल क्या है? सेट ऑफ आइटम्स ऑन अ कंटिन्यूम और स्टेटमेंट रेंजिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर। एक एक्सट्रीम से अनदर एक्सट्रीम की तरफ जाना जो है वो उसमें आप शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ऑप्शन है, ठीक है, और 10 जो है वो जो सबसे नंबर 1 या नंबर 2 पे आते हैं वो सबसे आसान होते हैं। सबसे जिस तरह आप आगे चलते जाते हैं तो वो हार्ड होते जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें से कौन सा चूज़ करते हैं? अगर आप सबसे लास्ट वाला है सबसे हार्ड चूज़ करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो हार्ड चूज़ करते हैं, यानी उसके पहले जितने भी हैं वो आपको ईज़ी लगते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपने जो है वो कोई 10 फीट से 10 जगह मैंने बनाई है जिसे आपने छलांग लगानी है, ठीक है। तो वो जो है 1 फुट का है, 2 फुट का है, 3 फुट का है, 4 फुट का है, ठीक है, इसी तरह 10 फुट का। तो फॉर एग्जांपल आप आते हैं और 10 फुट से छलांग लगाने के लिए एग्री होते हैं, तो इसका मतलब कि आपको ये इसके पहले 7, 8, 9 या 3, 4, 5, 6 जो थे वो आपको इजी लगते हैं, तो आप उससे हार्ड पर गए, ठीक है। इसी तरह अगर आप सीधा 1 पे आते हैं तो मतलब आपको 1 आसान लगता है, बाकी चीज़ें मुश्किल लगती है, तो इसीलिए आपने 1 से शुरू किया। तो इसी तरह जब आप जो है किसी बंदे का वो स्केल जो गटमैन स्केल होता है उसमें आप उसका एक्सट्रीम मालूम करते हैं कि ये
किस लेवल के हार्ड लेवल पर जाता है या इजी लेवल पर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो हार्ड पे जाता है तो मतलब उसको बाकी सारी चीज़ें जो उससे नीचे वो इजी ऑलरेडी लगती हैं तो वो कर लेगा, लेकिन अगर वो इजी पे जाता है तो मतलब उसको उसके ऊपर की सारी चीज़ें हार्ड लगती है। ठीक है, रिस्पॉन्सेज आर प्रोग्रेसिव एंड कमुलेटिव, यानी कि वही आप प्रोग्रेस के साथ प्रोग्रेसिव आप चीज़ें देखते हो कि उसका प्रोग्रेस क्या है उसमें। ठीक है, अच्छा नंबर 3 जो है विजुअल एनालॉग स्केल जो है। विजुअल एनालॉग जो है नॉर्मली हम फेशियल एक्सप्रेशन का एक स्केल मालूम करते हैं जो बेसिकली क्लिनिकल एरियाज में यूज़ होता है। मार्क अ लोकेशन ऑन द स्केल करेस्पॉन्डिंग, जैसे आप किसी मरीज को या किसी बंदे को एक मतलब पेपर देते हैं उस पर डिफरेंट इमोजीज या फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो दिए हुए, और आप उससे पूछते हैं कि इस पर आप किसी एक पर टिक करें। जैसे आप उसको बोलते हैं कि भाई आपको जो इस वक्त फॉर एग्जांपल आपको दर्द हो रहा है तो आप अपना दर्द किसी इमोजी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो जो इमोजी आपको मतलब नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ रिलेट करती है तो आप उसके साथ या उस पर टिक करें। ठीक है, मार्क अ लोकेशन ऑन द स्केल करस्पॉन्डिंग टू देयर परसेप्शन ऑफ अ फिनोमेना, यानी कि उस वक्त आपकी क्या परसेप्शन है, आप क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज इन हेल्थ केयर, वही बात हॉस्पिटल में क्लिनिक वगैरह में यूज़ होता है, जैसे कि अक्सर पेन में या नोज़िया वाले सिचुएशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पोंडेंट मार्क द लोकेशन, वही बात कि जो आपका रिस्पोंडेंट होगा, पेशेंट होगा या आपका जो मतलब सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो उस लोकेशन के ऊपर मार्क करेगा और उसमें से कोई एक सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें ये, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को दर्द नहीं हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करेगा नो पेन, किसी को थोड़ा बहुत माइल्ड या फिर थोड़ा बहुत दर्द है तो इस पे सेलेक्ट करेगा, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा है अनकंफर्टेबल है तो वो 4 पे जाएगा, किसी को बहुत ज़्यादा है डिस्टर्बिंग पेन है डिस्ट्रेसिंग है, ठीक है, तो वो इस पे जाएगा। मतलब आप उस चीज़ के फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगाओगे, इसको कहते हैं विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे जाहिर है जब हम ये काम करते हैं रिसर्च में, जब हम अ, मतलब लोगों से डेटा लेते हैं और उनसे चीज़ें मालूम करते हैं तो हमारे डेटा लेते वक्त जो है कुछ कुछ डिस्टर्बेंसेस कुछ एरर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो एरर्स क्या है, जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एट्रीब्यूट यानी कि ट्रू स्कोर, ठीक है, एंड द अमाउंट एट्रीब्यूट दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द मेजर, यानी कि आप जो है जो एक्चुअल चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आपका वेट जो है वो 60 केजी है, लेकिन आप जिस स्केल पर खड़े हैं और जिससे आप जो है अपना वज़न वज़न मालूम करना चाह रहे हैं तो उस पे 63 आ रहा है, तो मतलब उसमें एक्चुअल और जो आ रहा है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें क्या है, उसमें फ़र्क है। इस चीज़ को कहते हैं एरर। ठीक है, मेजरमेंट एरर। फॉर एग्जांपल आपका हाइट की अगर बात करें कि हाइट आपकी है 6 फीट, लेकिन उस पर आ रहा है 6 फीट 5 इंच, तो 5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि नहीं है आपका। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट एरर, ज़ाहिर है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट एरर जो है ये हर चीज़ में आ सकती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट दे। हर इंस्ट्रूमेंट में एरर आने के चांसेस है, लेकिन वो एरर कम है या ज़्यादा है वो आपके रिजल्ट के ऊपर असर करेगा। ठीक है, जैसे कि मे बी प्रेजेंटेड इन एवरी इंस्ट्रूमेंट टू सम डिग्री और अनदर, यानी कि आपके हर इंस्ट्रूमेंट में एरर आने के चांसेस है, लेकिन ये एरर ज़्यादा है या कम है वो देखेंगे। जैसे एरर जो है वो दो तरह का होता है, या तो वो रैंडम होगा या सिस्टमेटिक होगा। ठीक है, अब ये रैंडम और सिस्टमेटिक क्या है यहाँ पे आपको बताया गया है। रैंडम एरर इज अ चांस डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड ट्रू वैल्यूज ऑफ समथिंग, कोई भी बाई चांस हो सकता है जो कि इतनी बड़ी बात नहीं होती। जैसे आप किसी बंदे का टेम्परेचर चेक कर रहे हो और वो उसका टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट है लेकिन आया 99, तो 1 फ़ारेनहाइट आगे पीछे हो सकता है, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम रैंडम एरर कहते हैं। कोई बंदा जिसकी हाइट 5 फुट 7 इंच है लेकिन वो आया 5 फुट 9 इंच या 6 फीट, तो मतलब क्या हुआ कि उसका जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ बार बार आ रही हो, बार बार जो है वो गलती रिपीट हो रही हो जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स ख़राब हो रहे हैं तो फिर वो मसला बनेगा। तो रैंडम एरर अगर कोई
एक दो बार हो या थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रैंडम एरर इज़ एक्सपेक्टेड, मतलब ये हमें पता होता है कि शायद इसमें गलती हो, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं हो सकती। एंड इज़ अफेक्टेड बाय अ होस्ट इन्फ्लुएंसेस दैट मे बी प्रेजेंट इन एन एक्सपेरिमेंट। शायद आपने उस वक्त सही ध्यान नहीं दिया, शायद आप एनवायरनमेंट की वजह से थे, शोर था, या फिर जो है वो गर्मी ज़्यादा थी, या इस तरह का कोई और इशू था, ठीक है। तो उस वक्त आप जो काम कर रहे थे या जो रिजल्ट्स ले रहे थे वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आए, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल ख़राब आए, ठीक है। तो इसमें या तो ह्यूमन फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है, या आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो गए, या बायस कोई गलती आ गई, या कोई नॉर्मल इन्वायरमेंटल वेरिएशन जैसे शोर है, गर्मी है, हवा चल रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं। वाइल दीज सोर्सेज ऑफ एरर आर नॉट प्रिवेंटेबल, क्योंकि आप उस चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। आप गर्मी को नहीं प्रिवेंट कर सकते, हवा को नहीं प्रिवेंट कर सकते, शोर को नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से जो गलती आती हैं वो रैंडम एरर्स कहलाती हैं, ठीक है। और आपको जो है वो बेसिकली उसको मतलब अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। बट ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपके किसी भी रिजल्ट में कोई भी गलती ना हो, कोई कोई ना कोई तो गलती हो सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो, बार बार आए, तो फिर वो सिस्टमेटिक एरर कहलाता है, वन साइडेड, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर हैज़ अ मोर सीरियस इफेक्ट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी। मतलब कोई भी आप रिसर्च स्टडी कर रहे हो और उसमें सिस्टमेटिक एरर यानी कि एक गलती बार बार सेम रिपीट हो रही है, तो इसका आपके रिजल्ट के ऊपर बड़ा गलत असर होता है। बिकॉज मेजर विद सिस्टमेटिक में अपीयर टू बी एक्यूरेट, आपको लगेगा कि ये सही है लेकिन वो असल में सही होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई जो तराजू होता है उससे अपना वज़न कर रहे हो आप, ठीक है, और आपका वज़न जो है वो 60 है, लेकिन उस तराजू में कोई फ़र्क है और हर बार वो आपको 62 दिखा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपके रिजल्ट के ऊपर असर पड़ रहा है, आपका रिजल्ट एक्चुअल नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या है, एनी एरर दैट इज कंसिस्टेंटली बायस्ड, यानी कि बार बार कंसिस्टेंटली वो चीज़ आ रही है, ठीक है। बट कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट आ रही है लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। जैसे आपने 10 दफ़ा उस स्केल से अपना वज़न चेक किया उस तराजू से, और 10 दफ़ा 62 ही आया, हालांकि आपका 62 है नहीं। तो वो चीज़ कंसिस्टेंट तो है, यानी हर बार एक ही रिजल्ट दे रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं तो एक ही रिजल्ट आ रहा है तो सही होगा, वो गलत होगा, ठीक है। सच अ मेजर में कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट द इफेक्ट, ओवर एस्टिमेटेड और मिस डेटा इन अ वे दैट इज़ नॉट रैंडम। तो इससे क्या होगा कि आपका डेटा जो है वो अंडर एस्टिमेट हो सकता है, यानी एक चीज़ जो जितनी होनी चाहिए उतना शायद वो शो ना करे, या उसमें कोई ज़्यादती कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करें, ठीक है। या फिर आपका डेटा जिस तरीके से शो करना चाहिए उस तरीके से ना शो हो, यानी रिज़ल्ट जिस तरीके से आना चाहिए उस तरह ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपके रिज़ल्ट के ऊपर असर पड़ सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, a subject with poor literacy skills may not participate in a study that involve reading a questionnaire। आप देखेंगे कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और उस पे आपने जो है वो कोई क्वेश्चनर दे दिया लोगों को, ठीक है। अब उसमें आपने उन लोगों को शामिल नहीं किया जो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनको क्वेश्चनर पढ़ना नहीं आ रहा, तो वो आपके रिसर्च से सीधा सीधा निकल गए, हालांकि उससे भी आपको उनसे भी आपको अच्छा खासा डेटा मिल सकता है और वो भी आपके रिसर्च का हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो आपके रिसर्च का हिस्सा नहीं बना। अब जब आप इस चीज़ का रिज़ल्ट दोगे, यानी इस रिसर्च का रिज़ल्ट निकालोगे, तो आपने उन लोगों को निकाला है, तो मतलब आपका रिसर्च जो है वीक पड़ जाएगा, क्योंकि आपको उन लोगों से भी तो डेटा मिल सकता था और शायद उससे ज़्यादा अच्छा डेटा मिले, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपने बिल्कुल ही एक चीज़ को निकाल दिया शुरू से, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है इनको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, कोई सिस्टम की वजह से हो, ठीक है। तो इसको हम सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। अच्छा, इन दिस केस द मिसिंग डेटा आर नॉट रैंडम, वही बात कि आपने जो डेटा मिस किया है या जो नहीं लिया है, ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं कि रैंडमली हो गया, बस आपसे हो गया, ऐसा नहीं होता। आप उस चीज़ को डिलिबरेटली मिस कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि इस चीज़ में ये ख़राबी आ रही है और फिर भी आप उसको मिस कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो लोग नहीं पढ़ सकते तो आपने उनको रिसर्च से निकाल दिया। अब आपको ये चीज़ पता है, मतलब आपको पता है कि वो लोग इसमें शामिल नहीं है, तो ये आपका एक सिस्टमेटिकल एरर हो गया, ठीक है।
In the case of systematic error, result under represent a key group that could provide information but does not। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, इस सिचुएशन में आपने एक ग्रुप को अंडर रिप्रेजेंट किया, यानी उनको प्रेजेंट ही नहीं किया जो आपको डेटा दे सकता था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं क्योंकि वो उनको पढ़ना नहीं आ रहा था या उनके साथ कोई दूसरा इशू था। ठीक है, आपके सिस्टम में कोई ऐसा इशू था या आप सिस्टम ही ऐसा बनाया था कि भाई जो लोग पढ़ सकते हैं तो वो आपके क्वेश्चनर को फिल करेंगे वरना नहीं। ठीक है, तो ये आपका सिस्टमेटिक एरर है। दिस टाइप ऑफ एरर इज पर्टिकुलर कंसर्न इन वल्नरेबल पॉपुलेशन। वही बात कि ये मसला अक्सर उन लोगों के लिए बनता है जो वल्नरेबल होते हैं, यानी कि जैसे कि नशा करते हैं या कोई दूसरे मुल्क से आए हुए होते हैं या इस तरह का, जिनको मतलब अपने रिसर्च में शामिल करना चाहिए, लेकिन आप किसी भी वजह से उनको करते नहीं हो, तो ये उन लोगों के ऊपर आपकी रिसर्च नहीं होती। ठीक है, यानी आपकी रिसर्च उन तक पहुंचती नहीं है और आपकी रिसर्च बायास हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आर्विन इज इन्वेस्टिगेटिंग सेंसिटिव इश्यूज। सेंसिटिव इश्यूज यानी कि अगर आप जो है ड्रग्स के ऊपर या फिर इसी तरह कोई फैमिली इश्यूज के ऊपर या कोई इस तरह सेंसिटिव इश्यूज जितने भी होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो अक्सर वो लोग रिटन में या ऑनलाइन या फिर इंटरव्यूज़ या इस तरह की चीज़ें नहीं देते। ठीक है, तो मतलब आपने जिनसे डेटा लेना है वो आपके सिस्टमेटिक एरर की वजह से आप उनसे लेते ही नहीं हो। ठीक है, तो ये फिर आपके रिसर्च के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती। ठीक है, for example, Carl 2010 discovered systematic measurement bias across multiple studies related to self-reported educational अटेनमेंट पॉवर्टी स्टेटस। ठीक है, जैसे कि पहली दफ़ा जो है वो कॉल 2010 में ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की थी कि भाई सिस्टमेटिक एरर हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिएगा। खैर, अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ जो इसमें बताई गई है दैट इज़ इंश्योर रिलायबिलिटी, अ फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी हमने लास्ट टाइम शायद एपिडेमियोलॉजी में पढ़ा था। रिलायबल का मतलब होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो बार बार सेम आए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिलायबल। जैसे प्रिसीजन भी बताया हुआ है, क्वालिटी, कंडीशन और फैक्ट ऑफ बीइंग एग्जैक्ट और एक्यूरेट। हर वो चीज़ जो आपका जिसके ऊपर आप यकीन कर सकें, जो आपके लिए रिलायबल हो, ट्रस्टेबल हो, उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, तो प्रिसीजन भी यही चीज़ होती है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो हर बार एग्जैक्ट आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, जिससे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपके सारे जो तीर है वो एक जगह पे पड़ रहे हैं, मतलब ये रिलायबल है। ठीक है, एक ही जगह पे है, यहाँ पर भी एक ही जगह पे है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, तो मतलब ये रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को द डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी और जनरेशन ऑफ कंसिस्टेंट वैल्यूज, यानी कंसिस्टेंटली आपके पास एक ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, एवरी टाइम एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज, कोई भी आप चीज़ यूज़ करते हो और हर बार उसका रिजल्ट एक आ रहा है, इसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। जैसे आप थर्मामीटर यूज़ करते हो किसी बंदे पर, ठीक है, और उसका टेम्परेचर 98 आ रहा है, आपने 10 दफ़ा यूज़ किया और 10 दफ़ा उसका टेम्परेचर 98 आया, तो मतलब ये चीज़ रिलायबल है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपको एक रिजल्ट दे रहा है बार बार। ठीक है, वो रिजल्ट सही है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, बार बार सेम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने चेक किया उसमें 98 आया, अगले मिनट आपने चेक किया 96 आया, फिर आपने चेक किया 99 आया, फिर आपने चेक किया 95 आया, तो मतलब रिलायबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, एक रिजल्ट नहीं दे रहा आपको बार बार। ठीक है, अच्छा, आगे फिर आपको ये बताए स्टेबिलिटी विद इन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी आपका जो क्वेश्चनर होगा या जिस चीज़ के ज़रिए से जो है आप डेटा लेते हो उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आपका वो जो क्वेश्चनर है आया वो स्टेबल है, यानी वो उसके सारे सवाल उस चीज़ से मिलते जुलते हैं जो आपका मेन टॉपिक है। ठीक है, इंटरनल रिलायबिलिटी को हम चेक करते हैं क्रोमबेक्स अल्फ़ा से या कोएफिशिएंट अल्फ़ा। अब ये क्या चीज़ है, ये एक स्टैटिस्टिकल चीज़ है जो हम मालूम करते हैं, बायोस्टैटिस्टिक जो होते हैं वो मालूम करते हैं। ठीक है, लेकिन असल में ये है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेबिलिटी विद इन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंटरनल रिलायबिलिटी, इट इज़ मेजर्ड विद अल्फा कोएफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो है एक वो दे रहे हैं, कोई क्वेश्चनर दे रहे हैं जो कि स्ट्रेस के बारे में, चलो ठीक है,
अब वो स्ट्रेस के बारे में है तो उसके अंदर जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे एक ही टॉपिक के ऊपर है, यानी सारे स्ट्रेस से रिलेटेड है, या फिर आपने 5 सवाल स्ट्रेस से दिए, 5 जो है आपने किसी और टॉपिक से दिए, 5 किसी और टॉपिक से दिए। अब आपका रीडर जो है वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये है क्या। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में कोई मैथ्स का टेस्ट हो रहा है और उसमें आपने 30 सवाल दिए और सारे के सारे मैथ से ही रिलेटेड है, तो जो लोग मैथ में अच्छे होंगे वो उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, और वो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उनके। तो तो इसका मतलब ये कि आपका जो इंटरनल रिलायबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट की वो बहुत अच्छी है, यानी उसके सारे सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और ये जो है 0.7 से कम नहीं होना चाहिए, 0.7 से ज़्यादा हो तो बेस्ट है, 0.8 0.9। इसका मतलब कि आपका इंस्ट्रूमेंट उतना पावरफुल है, उसके सारे सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने कुछ सवाल मैथ के दिए, कुछ इंग्लिश के दिए, कुछ उर्दू की दिए, कुछ इस्लामियात की दिए, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है क्या, तो फिर उसमें किसी के भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। क्योंकि सवाल फॉर एग्जांपल आपने बोला था कि मैथ का टेस्ट है, लेकिन उसमें आपने बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें घुसा दी, ठीक है। तो इसमें वो जो लोग तैयारी करके आए थे या जिस चीज़ के हवाले से उनसे पूछा जा रहा था उस तरह नहीं होगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट 0.7 से फॉर एग्जांपल कम आएगा। जब 0.7 से आपका क्रोनबेक्स अल्फा कम होगा तो मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चनर देते हैं देखते हैं तो उसमें उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं, क्रोनबेक अल्फ़ा, ठीक है। उसमें देखते हैं कि अगर उसका क्रोनबेक अल्फ़ा जो कोफिशिएंट है वो 0.7 से ऊपर है तो वो क्वेश्चनर पब्लिश होता है, वो रिपीट होता है, वो आगे जाके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका 0.7 से कम आ रहा है तो वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसके सवाल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मसला होता है। और ये करते कौन है? बायोस्टेटिशियन होते हैं, वो करते हैं। एक नॉर्मल बंदा ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब ये काफ़ी सारी वो स्टेप्स से स्टेजेस से गुजर के जो है इसके बाद होता है, ठीक है। दिस कोएफिशिएंट में बी कॉल्ड क्रोनबेक अल्फा, वही बात कि इसको क्रोनबेक अल्फा या कोएफिशिएंट अल्फा कहते हैं। द इंटरनल रिलायबिलिटी इन इट शुड हैव अ वैल्यू ऑफ 0.7, यानी इस इंटरनल रिलायबिलिटी की वैल्यू 0.7 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, 0.8 0.9 या 1 तक, ठीक है। तो अगर इतनी है तो मतलब फॉर एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। 0.7 से कम है तो फिर उसमें मसला है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्टेबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल यानी कि आपके जो इंडिविजुअल होंगे जो आपका क्वेश्चनर फिल करेंगे, ठीक है। तो आया वो हर 2-3 लोग एक सवाल को एक तरीके से देखते हैं, या फिर वो जो है हर बंदा अलग अलग तरीके से किसी सवाल को देख रहा होता है, ठीक है। या हर बंदे के जहन में हर सवाल का मतलब अलग अलग बन रहा है। स्टेबिलिटी अमंग इंडिविजुअल इज मेजर्ड बाय आइटम टोटल कोरिलेशन, मतलब इस चीज़ को हम आइटम टोटल कोरिलेशन आईटीसी से मालूम करते हैं। वे शुड हैव अ पॉजिटिव साइन एंड इन एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज 0.5, उसकी वैल्यू 0.5 होती है। ये भी जो है वो बायोस्टेटिशियन ही मालूम करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं कि भाई हर बंदा एक चीज़ का, जैसे मैं आपको बताऊं कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, ठीक है। अब किस साइड से निकलता है ये मैंने आपको ऑप्शन, मशरिक मगरिब जुनूब शुमाल इस तरह का कुछ, ठीक है। अब एक बंदे ने बोला मशरिक से, दूसरा बोला है मगरिब से, तीसरा बोल रहा है नहीं जुनूब से, ठीक है। तो मतलब तीनों का वो नहीं है, जवाब एक जैसा नहीं है, ठीक है। वो एक नज़र से नहीं देखते उस चीज़ को। तो मतलब आपका क्या हुआ, आपका सवाल में गड़बड़ है, ठीक है। तो आपके सवाल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और हर बंदे का जो मतलब उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 0.5 आनी चाहिए। अगर इससे जो है वो कम आ रही है, ठीक है, जैसे कि 0.43 इस तरह कुछ आएगा तो मतलब आपका सवाल में गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, द आइटम टोटल कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ द रिलायबिलिटी, वही बात कि आपका मतलब ये आइटम टोटल कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो मल्टीपल स्केल है वो मतलब रिलायबल है, या फिर अगर आपको लगे कि उसमें इस तरह के मसले आ रहे हैं, ठीक है, और वो जवाब एक जैसा नहीं आ रहा, ठीक है,
तो आप क्या करेंगे फिर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल आइटम एंड द को स्कोर, ठीक है, टोटल स्कोर विदाउट दैट आइटम, ठीक है। तो इसमें आप जो है टोटल स्कोर निकालते हैं, फिर उससे हमें अंदाज़ा होता है। स्टेबिलिटी बिटवीन रेटर्स ये कि वही बात कि दो लोग किसी चीज़ को किस तरह देखते हैं। एंटर रेटर, द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इज कंसिस्टेंट अक्रॉस रेटर इज मेजर एज परसेंटेज। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट परसेंटेज में जैसे हम कहते हैं कि भाई क्लिनिकल ड्यूटीज जो है नर्सिस में वो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस का बायस बनती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये इस चीज़ के साथ 90% लोगों ने एग्री किया है, तो मतलब ये आप उसमें निकाल सकते हो। या कापा स्टैटिस्टिक जो है ये भी के की वैल्यू आती है 0.6 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 0.6 से ऊपर है तो फॉर एग्जांपल वो आपका सही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है दैट डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नर्सेज फॉर स्टेजिंग अ प्रेशर अल्सर शुड बी डॉक्यूमेंटेड। यानी एक प्रेशर अल्सर की बात हो रही है, एक नर्स कह रहा है कि ये स्टेज 2 है, दूसरा उसी को स्टेज 4 कह रहा है, ठीक है। तो मतलब दोनों के बीच में इंटर रेटर रिलायबिलिटी नहीं है, दोनों एक चीज़ को एक तरह रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आपका उस उनका जो ट्रीटमेंट होगा उस चीज़ के लिए ज़ाहिर है वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, आपकी जो इंटर रेटर रिलायबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी ओवर टाइम उसमें है, यानी आप बार बार किसी चीज़ को सेम लोगों से चेक करवाते हैं तो उनमें वो चीज़ सेम रहती है। यानी स्टेबिलिटी ओवर टाइम इज क्वांटिफाइड बाय अ टेस्ट रीटेस्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। टेस्ट रीटेस्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है आज आपने कुछ लोगों को जो है क्वेश्चनर या फिर कोई टेस्ट दिया, ठीक है, और सेम लोगों को वही सेम टेस्ट 1-2 हफ्ते बाद फिर से दिया। तो आज जो रिज़ल्ट आया और 2 हफ्ते बाद जो आएगा, क्या वो रिज़ल्ट सेम है या नहीं, ठीक है। अगर सेम आया तो मतलब वो लोग ठीक है, हालांकि उनके मतलब सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। फॉर एग्जांपल आज जो एक बंदे को आपने उसका पेन स्केल मालूम किया कि 7 है, और आज से 1 हफ्ते बाद भी आपने सेम उसको दर्द है लेकिन उसने अभी 2 कहा, तो मतलब आपका क्या है, वो स्टेबिलिटी नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। हालांकि उसके दर्द में कोई कमी नहीं आई या उसके कंडीशन में कोई बेहतरी नहीं आई, लेकिन वो हर दो चीज़ों को अलग अलग उस पे देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए वो चीज़ स्टेबल नहीं होती, यानी आपके इंस्ट्रूमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है। ऑल्दो द यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर एनी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट इज, वही बात के क्रोनबेक अल्फा जो हमने बोला कि 0.7 है, ठीक है। सम मेजरमेंट एक्सपर्ट्स argue that a lower standard as low as 0 can be applied, यानी ये 0.5 तक भी जा सकता है। कुछ लोग वक्त के साथ साथ थोड़े बहुत चेंज भी होते हैं, ठीक है। अगर आप उसको टेस्ट रीटेस्ट करते हो तो 0.5 भी चलेगा, लेकिन अगर इससे कम हो तो फिर मसला है, ठीक है। तो आपकी स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए विद टाइम, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम इंश्योर वैलिडिटी देखेंगे और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।